गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जिस तरीके से अपन ने पिछली क्लास में क्या जाना था, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जाना था। आज अपन हड़प्पा संस्कृति की खोज के बारे में अपन ने कहा हड़प्पा संस्कृति क्या होता है। अपन ने कहा था हड़प्पा संस्कृति का नामकरण और उसकी उत्पत्ति। अपन ने कल क्या जाना था स्टूडेंट, हड़प्पा संस्कृति किसे कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति का की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जाना था अपन ने। अपन ने सिर्फ इसका क्या जाना था, हड़प्पा संस्कृति का अपन ने का नाम, कल अपन ने क्या जाना था, हड़प्पा संस्कृति का, हड़प्पा संस्कृति का नामकरण, क्या जाना था का नामकरण, और किसके बारे में जाना था, हड़प्पा संस्कृति का नामकरण। हड़प्पा संस्कृति का नामकरण करने के लिए इसमें 3 चीजों का जाने तो कितनी 3 चीजों का कहते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें इसमें क्या थी, इसमें इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जाने इसका नाम कैसे पड़ा था, नामकरण आने इसमें जाना था सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सैलब सभ्यता, सैलब सभ्यता, और पहला अपन जाना सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरी सैलब सभ्यता, तीसरी है हड़प्पा सभ्यता। यानी इस तरीके से इनमें तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें 3 शब्द कौन से थे, सिंधु घाटी की सभ्यता, सैलब सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता, सैलब सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आदि शब्द से इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति, इसका नामकरण। इनमें 3 शब्दों को इस तरीके से इसका नामकरण सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इसमें क्या कहा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। अब इसमें बताया सिंधु घाटी की सभ्यता में 1920 और 21 में, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में बताया, सिंधु घाटी की सभ्यता में बताया कि इसमें कई प्राचीन अवशेष मिले थे, यानी खुदाई या उत्खनन में क्या होता था, कुछ प्राचीन अवशेष स्मारक मूर्तियां मिली थी, जो कि क्या होते थे, इनके स्मारक के उत्पत्ति खनन के लिए क्या होते थे, कई तरीके उत्पन्न खुदाई में मिले थे, जो क्या होता है प्रमाण थे। यानी उत्खनन और खुदाई में जो थी कुछ अवशेष हमें क्या होते थे देखने को मिले थे, जो कि हमारे कहते हैं इसमें इसके प्रमाण थे। ये तो हमने जाना कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें यह बताया कि मोहनजोदड़ो, यानी इसमें मोहनजोदड़ो के क्या होते, कई स्तंभ मिले थे, मूर्तियां मिली थी, जो काय में मिले थे, वो खुदाई में मिले थे। ये तो हमने जाना कि इसका कैसे आना, उसकी उत्पत्ति जानी, और इसकी उत्पत्ति के इसका नामकरण कैसे, उसकी उत्पत्ति इसमें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के कुछ अवशेष मिले थे, जो कि हमें क्या इसमें बताया खुदाई के कुछ अवशेष जो मिले थे, क्या होते थे मोहनजोदड़ो की नगर स्तंभों के क्या होते थे, इसमें कई तरीके के जो मूर्तियां मिली थी, कुछ अवशेष मिले थे, वो क्या होता है मिट्टी के बर्तन मिले थे, ये कैसे क्या होता है मोहनजोदड़ो की खुदाई के अवशेषों का प्रमाण थे। अब इसे बताया कि मोहनजोदड़ो की, ये तो हमने जाना कि मोहनजोदड़ो की कैसे, अब बताया कि मोहनजोदड़ो की जैसे उत्पत्ति में हमने कहा मोहनजोदड़ो की उत्पत्ति का कारण 3 है, यानी मोहनजोदड़ो की उत्पत्ति में, यानी उत्पत्ति किससे होती, आर्य समाज, यानी मोहनजोदड़ो की उत्पत्ति का मेन कारण किसको, प्रेरणा या निर्माता ऋषि का। तो मोहनजोदड़ो की उत्पत्ति की खोज का निर्माता किसको कहा जाता था, प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर गार्डन ने क्या परिभाषा दी है, प्रोफेसर गार्डन का मत था, मतलब उन्होंने कहा क्या था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता में आर्य समाज के बारे में बताया था, क्योंकि आर्य समाज के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। क्योंकि इसमें ये बताया कि मोहनजोदड़ो यानी बताया कि हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता में कुछ प्राचीन अवशेष जो खुदाई में मिले थे, वो किसके स्मारक थे, मोहनजोदड़ो के बारे में बतलाया। मोहनजोदड़ो बताया कि हड़प्पा संस्कृति के लोग क्या थे, हड़प्पा संस्कृति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, इसका मुख्य किसी चीज को
किसी चीज को करने से क्या होता है, हड़प नाम से समझ में आ रहा है, तो किसी चीज को हड़पने से बताया। अब इसमें बताया कि हड़प्पा संस्कृति के लोग क्या है, इसमें कई तरह के जो स्मारक उत्खनन या खुदाई में जो अवशेष मिले थे, वो अवशेष हमारे लिए क्या क्या थे, जो कई तरह की मिट्टी के बर्तन थे, मूर्तियां थी, जो हमें मोहनजोदड़ो की नगर और कस्बों के बारे में बतलाया गया था। अब इसे बताया कि जो मोहनजोदड़ो के सिवा जो हमारे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि करना। ये क्या करते थे, कृषि कर क्या करते थे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि करना। क्या इनका मुख्य उद्देश्य होता है, ये इनका व्यवसाय मुख्य क्या था, कृषि करने से बताया, कृषि पर निर्भर था। लेकिन आर्य समाज लोग क्या थे, ये ग्रामों में निवास नहीं करते, ये नगरों में निवास करते, क्योंकि ये बताया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि होने के साथ साथ कृषि ये कृषि था इनका, कृषि से अपना जीवन यापन करते थे। क्योंकि इसमें बताया कि हड़प्पा संस्कृति के लोग क्या होते थे, क्योंकि इसमें हड़प्पा संस्कृति के लोग क्या होते थे, ये क्या थे, ये क्या होते थे, गाँव में भी निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे, गाँव में निवास करते थे। गाँव में निवास करने का इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि करना। किससे बताया व्यवसाय करना, कृषि से क्या से, कृषि से बनना होता है, क्योंकि इनका जीवन ये किस पर निर्भर करते थे, कृषि पर आश्रित थे। लेकिन इसमें एक चीज और बताई कि मोहनजोदड़ो, अब इसमें एक अहम बात क्या होता है कि मोहनजोदड़ो के अवशेष के साथ साथ इसमें हमें आर्य समाज क्योंकि हमें बताया कि हड़प्पा संस्कृति में जो हड़प्पा संस्कृति बताया कि मोहनजोदड़ो क्या करते थे, वो कृषि के सिवा, कृषि के साथ साथ वो कई तरीके की जो इसमें आया कि इसमें मात्र गाय पूजा का, इसमें गाय पूजा का महत्व बताया, क्योंकि इसमें बताया कि वो पशुओं को पालते, पशुओं की क्या करते थे, पूजा करते, पशुओं की पूजा करते। लेकिन इसमें आर्य इसमें बताया इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। लेकिन इसमें यह था कि आर्य समाज के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, वो लोग तो क्या बोले कि कृषि करते थे, कृषि पर जीवन यापन करते थे। ठीक इसी तरीके से आर्य बताया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्पत्ति में आर्य समाज का भी मुख्य योगदान है, क्योंकि आर्य समाज के लोग क्या करते थे, क्योंकि असुर के लोग घोड़ों को पालते थे, घोड़ों को पाल करके करते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, वो क्या मात्र पूजा ना करके वो क्या करते थे, अग्नि कुंड की पूजा करते थे। क्या करते थे, अग्नि कुंड की पूजा करते। इस तरीके से अभी हमने क्या, आर्य समाज के लोग क्या करते थे, अग्नि कुंड की पूजा के साधन थे, क्योंकि वो घोड़ों को पालते थे और अग्नि की पूजा के द्वारा सारे कार्यों को करते, क्योंकि अग्नि मतलब वो असुर, क्योंकि कहने वाला इसी तरीके से इसमें बताया है कि इसमें फिर बताइए, तो हमने जाना कि सिंधु घाटी में आर्य समाज के बारे में जाना। ठीक इसी तरीके से इसमें हम जानते हैं कि द्रविड़ के बारे में क्या है। दूसरा इसका पहला था आर्य समाज का था, दूसरा इसमें होगा द्रविड़ समाज क्या होता है। अब इसमें कहना है द्रविड़ क्या होता है, द्रविड़ भी इस तरीके से हमारी क्या होती है, द्रविड़ सभ्यता, जिसमें भी इसमें बताया है हड़प्पा संस्कृति में क्या होता है, द्रविड़ भारत की क्या होता है, द्रविड़ भारत की द्रविड़ संस्कृति में मिट्टी के बर्तन, द्रविड़ में भी इसमें क्या था, द्रविड़ से जिस तरीके से आर्य समाज में बताया था कि उसका कृषि व्यवसाय था, आर्य समाज के लोग क्या करते थे, अग्निकुंड की पूजा करते थे। ठीक इसी तरीके द्रविड़ में अब इसमें क्या होता है, द्रविड़। अब द्रविड़ क्या होता है, द्रविड़ भारत की द्रविड़ संस्कृति में मिट्टी के बर्तन, भाषा और सामान्य लिपि का भी अन्य तरीके की लिपि, मतलब जो जिस भाषा में उसको लिखा जाता है, आदि भाषा के आधार पर क्या करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, सिंधु घाटी के निर्माता को हम द्रविड़ सभ्यता के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। ठीक इसी तरीके से हड़प्पा संस्कृति में कई जातियों, हड़प्पा संस्कृति में क्या गया, कई जातियों का सामने उत्खनन में जैसे कि कई तरीके के स्मारक अवशेष मिले थे, मिट्टी के बर्तन मिले थे और मूर्तियां मिली। ठीक इसी तरीके से इसमें बताया कई जातियों का भी यानी क्या था, हड़प्पा संस्कृति के रूप एक जाति, क्योंकि इसमें केवल एक ही जाति का सम्मिश्रण नहीं बताया, क्योंकि इसमें बताया उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर, अब आधार पर बताया कि इसमें एक राइटर से रमाशंकर, कौन उनके राइटर का नाम क्या है, रमाशंकर जी ने क्या बताया इसमें,
सिंधु घाटी की सभ्यता क्या होती है? सिंधु घाटी की सभ्यता किसी विशेष जाति की ना होकर, यानी होता है हड़प्पा संस्कृति में किसी एक विशेष जाति जैसे कि मोहनजोदड़ो को ना होकर इसमें अन्य अन्य जातियों को भी इसमें क्या किया गया? हड़प्पा संस्कृति में प्रतिपादित किया ना, हड़प्पा संस्कृति में उनका भी वर्णन प्रतिपादित किया गया ना, उनको उनके बारे में भी बतलाया गया। लेकिन इसमें क्या है? हड़प्पा संस्कृति में मंगोलों के मतलब मंगोल जाति के जो लोग थे उनके बारे में भी इनके बारे में भी सिंधु घाटी की सभ्यता में इनका भी योगदान बतलाया गया है। ठीक इसी तरीके से आपने बताया कि हड़प्पा संस्कृति में भारत के कुछ मूल निवासी जो मूल निवासी थे उनके बारे में भी क्या है? हड़प्पा संस्कृति में जैसे कि कुछ पुरातत्व वेद, जैसे कि हमने जाना था कि आर्य समाज के लोग यानी हिंदू समाज के जो लोग थे वो पुरातत्व हमारे इसमें 4 वेद थे। 4 वेद कौन होते? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ठीक इसी तरीके से ऋग्वेद हमारा क्या है? इसमें सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद होने के कारण इसमें क्या होता है? सबसे प्राचीनतम वेद इसमें क्योंकि इसमें सूक्तियां और श्लोकों के बारे में बतलाया गया। ऋग्वेद क्या सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे यानी वो प्राचीन, क्योंकि इसमें ऋग्वेद में कई तरीके के वेदों पुरातत्व के बारे में बताया ना, पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में बतलाया, क्योंकि इसमें बताया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रेरणा भारत के क्या थे? मूल निवासी, क्योंकि वो भारत के ही क्या थे? भारत के मूल निवासी के रूप में इनका प्रतिपादन, क्योंकि भारत के मूल निवासी के रूप में इसका प्रतिपादन क्या किया था? भारत के मूल निवासी के रूप में इसका प्रतिपादन किया गया था। अब इसे बताए आर्य असुर सभ्यता। नासिस में क्या बताए? आर्य असुर सभ्यता, मतलब नासिस का पॉइंट क्या? इसके अंदर आर्य असुर सभ्यता क्या होती है? जिस तरीके से हमने बताया था कि आर्य समाज क्या थे? कृषि ना करके वो क्या होता? गांवों में निवास नहीं करते थे, वो क्या करते थे? शहर में निवास करते थे और वो क्या करते थे? अग्निकुंड की पूजा करते थे। ठीक इसी तरीके से इसमें बताया आर्य असुर सभ्यता। आर्य क्या थे? असुर सभ्यता। आर्य क्या थे? असुर सभ्यता के। लेकिन इसमें कुछ राइटर्स ने क्या बताया है? आर्य सभ्यता के लोग क्या थे? आर्य सभ्यता के लोग सिंधु घाटी को आर्य असुर सभ्यता, क्योंकि आर्य सभ्यता को क्या किया था? आर्य सभ्यता को हमने इसमें बताया है कि हिस्ट्री में कि हड़प्पा संस्कृति में आर्य सभ्यता के लोग क्या थे? असुर सभ्यता। इसको कैसे निर्धारित किया जाता? असुर सभ्यता के रूप में इसको प्रतिपादित किया गया था, क्योंकि इसमें द्रविड़ों को क्या बताया था? द्रविड़ों को क्या किया? असुर शब्द से द्रविड़ वर्ग के जो लोग थे उनको काय से संबोधित किया गया था। इनको हमने असुर शब्द से संबोधित किया कर आर्य और द्रविड़ सभ्यता, यानी वो एक चीज का मिश्रण ना होगा, यानी इसमें क्या होता है? ये सभ्यता इस तरीके से क्या हुई? यानी इसमें एक कहने का हड़प्पा संस्कृति में एक सभ्यता का मिश्रण ना होकर उसमें कई तरीके की सभ्यताओं का मिश्रण बतलाया गया। इसलिए हमने इसको क्या कहा? आर्य सभ्यता के लोग असुर थे, क्योंकि एक सभ्यता का मिश्रण न हो, सम्मिश्रण सभ्यता के द्वारा इसको विकसित किया गया। और इसमें यह भी धारणा और इसमें किसी तरीके की धारणा को प्रतिपादित किया गया। अभी तो हमने जाना आर्य समाज की उत्पत्ति, पहले तो हमने इसको जाने इस सभ्यता का नामकरण 3 चीजों से निकला। 3 चीज क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, सैंडल सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब यदि इसमें आपको एक क्वेश्चन आता है तो जाके छात्रों तो आपको सकता है आप कहोगे मैडम ने क्या पढ़ाया? हड़प्पा संस्कृति किसे कहते हैं? लेकिन इसको दूसरे नाम से भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि सैदक सभ्यता को समझे। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम सैदक सभ्यता के नाम से, तो इसका नामकरण कैसे हुआ है? नामकरण 3 चीजों से, यानी करीबन 3 शब्दों का प्रयोग, कितने? 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सैदक सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, यानी हम सैदक सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से हमने जाना कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बतलाया। अब इसी के अंदर हम जाने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे। अभी हमने इसका क्या जाना? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण और इसकी उत्पत्ति के बारे में जाना था, उत्पत्ति के बारे में जाना। अब हम जानेंगे इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कैसे। अब इसमें हम क्या जानेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज। सबसे पहले तो हम जानेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज क्या हुई थी?
सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज विशस्त्र उत्खनन, विशस्त्र मतलब फैला हुआ, क्योंकि इसका क्षेत्र क्या है विशस्त्र, विशस्त्र होने के साथ साथ मंतव्य से बताया सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज विशस्त्र उत्खनन के का श्रेय किसको दिया गया था, दयाराम, एक राइटर थे जो दयाराम साहनी, कौन है, एक दयाराम साहनी के द्वारा इसको दयाराम साहनी के द्वारा इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बतलाया गया है। और इसमें बताया कि भारतीय पुरातत्व इतिहास में दयाराम साहनी का क्या आता है, इसमें दयाराम साहनी का विशेष योगदान था, क्योंकि 1920 और 21 में बताया सिंधु घाटी की सभ्यता में 1920 और 21 में सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या मिला था, पुरातत्व उत्खनन क्या जो थे सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ खनन में कुछ हमें स्रोत मिले थे। उन स्रोतों पर किसने प्रकाश डाला, दयाराम साहनी ने उस पर प्रकाश डाला, क्या उस पर प्रकाश वाला उस पर गौर किया है क्या। अब इसे बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के मुख्य केंद्र हमें कहाँ, इसके मुख्य केंद्र हमें कहाँ थे, मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्णन इसमें पंजाब से लेकर पंजाब के बारे में बतलाया, पश्चिम आदि की जगह आदि की जगह के बारे में बतलाया गया है। और इसमें बताया कि हड़प्पा संस्कृति कैसी थी प्राचीन काल में, क्योंकि प्राचीन काल में इसका क्षेत्र क्या था, विशस्त्र होने के कारण, यानी प्राचीन काल में विशस्त्र होने क्या, क्योंकि यह विशाल क्षेत्र था, विशाल क्षेत्र होता विशाल क्षेत्र या विशाल नगर था, क्योंकि इसमें मोहनजोदड़ो के प्रमाण होने के साथ साथ हमें आर्य समाज के बारे में भी इसमें बता, क्योंकि इसमें हड़प्पा संस्कृति में मेन योगदान मोहनजोदड़ो का ही, इसमें अलग तरीके के जो लोग उन लोगों के बारे में भी बताया। अभी बताया कि इसकी खोज में क्या बताया, अभी तक तो हमने कल जाना था कि हड़प्पा संस्कृति का नामकरण जाना था, इसकी उत्पत्ति, आज अपन की खोज जान रहे हैं, इसकी खोज किससे होती, दयाराम साहनी। इसका क्षेत्र कैसा था, विशस्त्र होने के साथ साथ, अभी बताया कि इसमें विशस्त्र होने के साथ साथ दयाराम साहनी ने क्या किया, इस पर नजर डाली। अब इसे बताया कि इसमें कई तरीके के पुरातत्व स्रोत और पुरातत्व स्रोत हमें इसमें क्या मिले थे, इस इतिहास में देखने को मिले थे। लेकिन सन 1920 सन 1920 और 21 में, सन 1920 और 21 में क्या मिले थे हमें, 1920 और 21 में सिंधु घाटी की सभ्यता में पुरातत्व उत्खनन सिंधु घाटी की सभ्यता में पर्याप्त नहीं थे, जो उत्खनन के स्रोत वो पर्याप्त नहीं थे, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता पर क्या दयाराम साहनी ने उन पर प्रकाश डाला। दयाराम साहनी ने बतलाया सिंधु घाटी के मुख्य और भी केंद्र थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता के अलावा इसमें हड़प्पा के पंजाब से लेके पश्चिम तक, ये क्या था, हड़प्पा संस्कृति कहाँ तक स्थित थी, हड़प्पा संस्कृति पंजाब से लेकर कहाँ तक इसका क्षेत्र था, वर्तमान पश्चिम तक इसका क्षेत्र स्थित है, इधर तक इसका क्षेत्र विशस्त्र था। और इसमें यह भी बताया कि हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र प्राचीन काल में विशस्त्र होने के कारण, लेकिन सन 1920 और 21 के बाद 1922 में उत्खनन इसमें क्या होता है, खुदाई का है ना, इसमें बताया है उत्खनन का कार्य कब से शुरू हुआ था, 1920 से लेकर 21 तक के बारे में उत्खनन के बारे में बताया था। लेकिन इसमें बताया है कि 1922 में उत्खनन खुदाई के उत्खनन का कार्य शुरू किया गया था। और इसमें यह भी बताया गया, लेकिन इसमें एक राइटर भिन्न राइटरों ने क्या हड़प्पा संस्कृति के बारे में, अब उसमें एक राइटर जैसे कि प्रोफेसर दयाराम साहनी ने इस पर दयाराम साहनी ने प्रकाश डाला था, ठीक इसी तरीके से 1922 में उत्खनन कार्य शुरू हुआ, उत्खनन माना खुदाई का कार्य शुरू हुआ था। और इसमें जैसे कि हमने इसमें नगर सभ्यता की भी चर्चा की गई है, नगर सभ्यता के बारे में बतलाया था, क्योंकि इसमें पुरातत्व स्रोतों के बारे में प्रोफेसर सर जॉन मार्सन नाम के भी एक राइटर, जिस तरीके से दयाराम साहनी ने, ठीक इसी तरीके से इसमें एक राइटर कौन थे, डॉक्टर, उनका नाम है सर जॉन मार्सन, यानी मार्सन नाम के राइटर थे। उन्होंने भी क्या बताया, खुदाई का इसमें बताया कि प्रारंभिक कार्य को
कार्य को आर्य समाज और इसमें कई तरह की खुदाई का प्रचुर मात्रा में कुछ अवशेष और पुरातन सामग्री हमें खुदाई में प्राप्त, जो 1922 में हमने खुदाई की थी। और यानी हमें मोहनजोदड़ो से अलग अलग जो जगह थी उधर से भी हमें क्या मिले थे, प्राचीन अवशेष क्या मिले थे हमें खुदाई में प्राप्त हुए थे। ठीक इसी तरीके से हम जानेंगे, तो हमने जाना मोहनजोदड़ो की बारे में। अब हम जानेंगे इसी में जानेंगे मोहनजोदड़ो सन 1922 खुदाई का इसमें बौद्ध स्तूप के बारे में ही बताया मोहनजोदड़ो। अब इसमें कहने का मतलब है कि इसमें ये बताया है कि हमें कि 1922 में खुदाई कराकर बौद्ध स्तूप के स्रोत भी प्राप्त हुए थे। और इसमें हमें बताया है कि इसे मोहनजोदड़ो के नगर कस्बों के बारे में भी बताया गया था। ठीक इसी तरीके से इसमें हम कह सकते हैं कि अब ये तो हमने जाना कि मोहनजोदड़ो की खोज कैसे हुआ है, खोज के बारे में किस तरीके कैसे कार्य हुआ और कैसे कार्य नहीं हुआ। अब इसमें जाना कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मतलब किस तरीके से विस्तार, आप कहने का मतलब है। लेकिन इसमें सर जॉन मार्शल नाम के एक राइटर से सर जॉन नाम के मार्शल ने क्या स्वीकार किया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रारंभिक सभ्यता से नहीं था। यानी होता है जो होता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त सिंधु घाटी की सभ्यता प्रारंभिक सभ्यता नहीं, यानी कहने का जो उत्खनन यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रारंभिक सभ्यता नहीं, लेकिन सिंधु घाटी से प्राप्त जो खुदाई में उत्खनन में जो स्रोत मिले थे वो सिंधु घाटी की सभ्यता की कहने वाला है सिंधु घाटी की सभ्यता प्रारंभिक सभ्यता यानी उसकी प्राथमिक सभ्यता नहीं थी, लेकिन सभी युगों की सभ्यता यानी इसमें सभी युगों की सभ्यता के बारे में चर्चा की गई थी। क्योंकि विश्व में इस सभ्यता का स्थापित होने पर यानी क्योंकि पूरे ऑल विश्व में इस सभ्यता की चर्चा होने पर प्राचीन सभ्यताओं को सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन अवशेष, क्योंकि हमारा इतिहास क्या प्राचीन और उन्नत होने से भारतीय इतिहास में इसके बहुत अलग अलग केंद्र स्थापित किए गए थे। जैसे कि अपन ने इसमें जाना था कि इसमें बहुत सारे केंद्र कौन से मोहनजोदड़ो से अलग केंद्र मिले। जैसे इसका क्षेत्र कहाँ तक था, पंजाब से लेके पश्चिम तक इसका क्षेत्र स्थित था। ठीक इसी तरीके इसका विस्तार क्षेत्र क्या बताया गया, ठीक इसी तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्र केवल मोहनजोदड़ो की सभ्यता तक ही सीमित नहीं था। लेकिन इसमें यह भी बतलाया है कि इसमें पुरातत्व सर्वेक्षण में देश में कई पुरातत्व स्रोतों को भी कई भाग क्या किया पुरातत्व स्रोतों को इसमें कई तरीके की हमें खुदाई में अवशेष मिले थे। जो प्रारंभिक अवशेषों की जो खोज हुई थी वो कहाँ मिले थे, सतलज तट पर मिले थे, रोपड़ और दक्षिण पूर्व गुजरात में हमें देखने को मिले थे। और इस सभ्यता में यह भी बताया कि इस हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले थे हमें, और काठीवाड़ उत्तर पूर्वी भारत में, गंगा की घाटी आदि, राजस्थान आदि जगह हमें क्या मिले थे, इनके अवशेष क्या मिले थे, नर्मदा की घाटी। इसमें हमें इस सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ मिले, मोहनजोदड़ो में तो मिले ही मिले थे प्राचीन, लेकिन इसके अवशेष हमें कहाँ और प्राप्त है, काठीवाड़ उत्तरी भारत में, गंगा की घाटी और राजस्थान, मालवा आदि और नर्मदा की घाटी आदि जगह हमें क्या होते हैं इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता में बताया कि मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र केवल मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि इसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता तक सीमित नहीं था, क्योंकि इसका क्षेत्र हमने इसे बताया पश्चिम पंजाब से लेके उत्तर और बताया कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो तक सीमित है, मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं था इसका क्षेत्र, क्योंकि हमने बताया इसका क्षेत्र क्या था, विस्तृत होने के साथ साथ इसमें बताया कि विस्तृत होने के कारण बताया कि इसका क्षेत्र उत्तर भारत आदि देशों तक क्या किया गया, इस विशाल क्षेत्रों में इसको प्रसारित किया गया था, इस क्षेत्र ने हड़प्पा संस्कृति को फैलाया था। इस तरीके से हम कह सकते हैं हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र
हड़प्पा संस्कृति, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्यों कहा, क्योंकि इसका क्षेत्र हमने क्या जाना था, क्योंकि ये पंजाब से लेके पश्चिम पाकिस्तान, क्योंकि इसका क्षेत्र कहाँ से था, पंजाब से लेके पश्चिम वर्तमान पश्चिम तक था, क्योंकि इसमें हमने सब तरीके की ये इधर तक इस स्थिति से लेके इस स्थिति तक फैला हुआ था। इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थान पर हमने इसको सिंधु घाटी की सभ्यता ना कहकर इसको हमने किससे संबोधित किया, इसको हमने सिंधु घाटी कहना उचित समझा, क्योंकि इसको सैदर सभ्यता के नाम से क्यों जाना, क्योंकि हमने इसको सिंधु घाटी की सभ्यता ना कहकर हमने इसको क्या कहा, इसको हमने क्या कहा, सिंधु घाटी की सभ्यता को के स्थान पर में सिंधु सभ्यता कहना उचित समझा। ये तो अपन ने आज जाना स्टूडेंट सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी और कैसे इसकी, आज अपन ने पूरा टॉपिक कंप्लीट किया जो हुआ नहीं था। कल अपन ने सिर्फ इसका क्या जाना था, नामकरण जाना था, इसकी हमने उत्पत्ति जानी थी, आज अपन इसकी खोज भी जानी थी कैसे, क्योंकि 1922 में इसकी खोज की गई थी, क्योंकि इसमें दयाराम साहनी ने इस पर प्रकाश डाला। आदि तरीके से इसका क्षेत्र पंजाब से लेके कहाँ तक सीमित था, पंजाब यानी इसका क्षेत्र है मोहनजोदड़ो, यानी कहने का नाम है पंजाब से लेके पाकिस्तान आदि क्षेत्रों तक, यानी पश्चिम पंजाब से लेके अन्य जिलों तक इसका क्षेत्र स्थित था। इस तरीके से हमने इसको क्या कहा, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थान पर हमने क्या किया, सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थान पर किससे संबोधित किया, सिंधु सभ्यता कहना इसे उचित समझा, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से इसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। यह स्टूडेंट आज अपन ने जाना फर्स्ट ईयर के में सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम, यानी इसको कैसे इसका नाम पड़ा और कैसे इसकी खोज, यानी कैसे इसका नाम पड़ा, कैसे इसकी उत्पत्ति हो और कैसे इसकी खोज। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप लाइक कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।